क्या चल रहा था? टिश्यू हर। हाँ। यस यस। जाइलम कैसा ऊतक? देखिए, बात को पहले समझिएगा। कल हम बताए थे आप लोग को कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार के कोशिका से मिलकर बना होता है। और जाइलम को पता है ना आप लोग को? जाइलम को हम लोग कहते हैं दारू ऊतक। कौन ऊतक कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं दारू ऊतक कहते हैं। और जाइलम कितने प्रकार के कोशिका से बना होता है? 4। जाइलम का काम है पानी को पत्ती तक पहुंचाना। और 4 प्रकार के कोशिका से पता है आपको, है ना? तो पहला है वेसल्स। पहला क्या है? दूसरा है ट्रैक हेड्स। तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा। और चौथा है जाइलम फाइबर। क्लियर? अब चलिए, कल बताए थे कि वेसल्स तथा ट्रैक हेड्स में लिग्निन का जमा होता है, एक लिक्विड का जमा होता है, जिसके द्वारा नलीनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिससे जाइलम कहा जाता है। अब देखिए, जड़ द्वारा अवशोषित खनिज लवण को जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो पत्ती तक जो भी जल पहुंचता है वो जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम में कितने कोशिकाएं? 4। कितने? ठीक है। अब बात करेंगे फ्लोएम का। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से होता है। यह भी नलिका के समान होता है। कैसा होता है? नलिका के समान होता है। ठीक है, जो जीवित कोशिकाओं से बनी होती है, जैसे सेब ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। तो अब अगर देखिए, आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि सेब ट्यूब्स किस में पाया जाता है? फ्लोएम में। कंपेनियन सेल किस में पाया जाता है? फ्लोएम में। आज फ्लोएम की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं। कैसी होती हैं? जीवित। सेब ट्यूब्स जो होता है में केंद्रक नहीं पाया जाता है। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में जो निर्मित भोजन होता है उस पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। यह काम किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। अर्थात पत्ती में भोजन का निर्माण होता है, भोजन पत्तियों में बनता है और उस भोजन को सारे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है किसका? फ्लोएम का। किसका? फ्लोएम का। किसका काम है? फ्लोएम का। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा विभज्योतक ऊतक का। किसका? विभज्योतक। हमने पहले आपको बताया था कि पादप कोशिका को 2 भाग में बांटते हैं, एक अस्थाई ऊतक और एक विभज्योतक ऊतक। अभी तक हमने जो पढ़ा वो कौन सा ऊतक पढ़ा? अस्थाई ऊतक। अस्थाई ऊतक को हम 2 भाग में बांटे हैं, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। सरल ऊतक को हम 3 भाग में बांटे हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, है ना? कॉम्प्लेक्स टिश्यू को 2 भाग में, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और जाइलम और जाइलम और जाइलम और ये कैसा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स। कैसा? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक कितने प्रकार के? 2। जाइलम और जटिल ऊतक कितने प्रकार के? जाइलम और जटिल ऊतक कितने प्रकार के? जाइलम और स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा। किसका उदाहरण है? सरल ऊतक का। किसका? स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा। सरल या जटिल?
स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा, सरल या जटिल, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, स्क्लेरेन कायमा, कोलेन कायमा, पैरन कायमा। क्या है? सरल है या जटिल? सरल या जटिल? क्या? अगर आपसे पूछे सरल उत्तक का उदाहरण है कौन? स्क्लेरेन कायमा। कौन? कोलेन कायमा। कौन? पैरन कायमा। सरल है या जटिल? सरल या जटिल? जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। क्लियर। अब है विभजोत्तक उत्तक। विभजोत्तक उत्तक का मतलब जिसमें विभाजन होता हो। तो आप सिंपल एक चीज आप देखिए कि मान के चलिए कि ये पौधा है, तो पौधा में अगर विभाजन होगा सेल का तो पौधा का लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा? बहुत अच्छी बात है। अगर सेल डिवीजन होगा तो कोई चीज मोटा होगा कि पतला हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि विभजोत्तक उत्तक को हम 3 भाग में बांटते हैं। एक है शीर्षस्थ विभजोत्तक उत्तक। शीर्षस्थ का मतलब होता है कि जिससे पौधे की लंबाई क्या होता है? बढ़ता है। तो शीर्षस्थ का मतलब होता है कि यह पौधे के शीर्ष भागों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधे की लंबाई में क्या होता है? वृद्धि होता है। जब देखिए यहां पर जब कोशिका का विभाजन होगा तो पौधा का लंबाई बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसलिए शीर्षस्थ, इसको हम लोग कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है कि इससे पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। अब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पौधे अपने लंबाई में वृद्धि करते हैं किस उत्तक के कारण? शीर्षस्थ विभजोत्तक उत्तक। शीर्षस्थ विभजोत्तक उत्तक। अब एक बताइए, ये यहां पर इसका मोटाई है, तो मोटाई जो है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल समझते हैं आप लोग? देखिए यहां लेटरल का मतलब होता है, एक देखिए ये पौधा है, तो पौधा का जो लंबाई बढ़ रहा है उसमें किसकी भूमिका है? शीर्षस्थ विभजोत्तक का। और जब मोटाई बढ़ेगा तो इसको कहते हैं पार्श्वर्य, पार्श्वर्य विभजोत्तक उत्तक। पार्श्वर्य विभजोत्तक उत्तक कहा जाता है। देखिए साहब, पार्श्वर्य का मतलब ही होता है बाहर। पौधा के चारों तरफ जो मोटाई बढ़ता है वो बढ़ता है पार्श्वर्य विभजोत्तक उत्तक। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा? पौधे की मोटाई किस कारण बढ़ती है? पार्श्वर्य विभजोत्तक उत्तक के कारण। ठीक है। तीसरा, अब पौधा मोटा भी हो रहा है, पौधा लंबा भी हो रहा है। अब पौधा में कन्नी समझते हैं? टहनी समझते हैं ना? जो टहनी निकलता है वो किसके कारण निकलता है? तो वो निकलता है, आप याद रखिएगा, उसको कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अंतर्वेशीय, अंतर मतलब अंदर, अंतर मतलब यानी कोई भी पौधा का तना के अंदर से निकलेगा कि बाहर से निकलेगा? अंदर से निकलेगा, है ना? अंदर से ही वो निकलता है और तना फिर आगे बढ़ते जाता है। इसलिए इस प्रकार के उत्तक को कहते हैं अंतर्वेशीय विभजोत्तक उत्तक। तो पौधे में जो तना निकलेगा, टहनी निकलेगा, कन्नी निकलेगा, वो निकलता है अंतर्वेशीय विभजोत्तक उत्तक के कारण। और जो मोटाई बढ़ेगा वो है पार्श्वर्य विभजोत्तक उत्तक के कारण। पार्श्वर्य विभजोत्तक उत्तक के कारण। आज जो पौधे का लंबाई बढ़ेगा वो होगा शीर्षस्थ विभजोत्तक उत्तक।
तो बताइए कोई भी पौधा जो विभाजन करेगा तो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है, क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहले अगर शीर्षस्थ विभजोतक होगा तो लंबाई बढ़ेगा, लंबाई। अगर पार्श्व विभजोतक होगा तो मोटाई, और अगर इंटर विभजोतक होगा तो तना निकलेगा, शाखा निकलेगा या कन्नी निकलेगा। तो विभाजन कितने तरह से हुआ, किसी भी पौधे में विभाजन कितने तरह से, 3 तरह से। तो बताइए तीनों तरह से जब विभाजन होगा तो पौधा का वेट बढ़ेगा कि घटेगा। अरे लंबाई होगा तब भी वेट बढ़ेगा, मोटा होगा तब भी वेट बढ़ेगा, कन्नी निकलेगा तब भी वेट बढ़ेगा, है ना। यानी विभाजन जो हो रहा है वो 3 तरह से हो रहा है। कितने तरह से, लेकिन तीनों में टर्म एंड कंडीशन है कि एक लंबाई बढ़ाता है, एक मोटाई बढ़ाता है, और एक टहनी तना निकालने में मदद करता है। जैसे अब बंटवारा का बहुत कारण होता है घर में, महिला से हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। बंटवारा का कारण जो है, लड़ाई का कारण कुछ भी हो सकता है ना। इसको याद रखिएगा। यहां तक समझ आया, ये पॉइंट जो अभी बताया गया समझ में आया कि फिर से दोहरा रहे हैं। एक बार फिर से, पौधे की लंबाई बढ़ेगा शीर्ष विभजोतक तक। शीर्ष का मतलब होता है ऊपर, शीर्ष मतलब ऊपर, पार्श्व का मतलब बाहर। पौधे की मोटाई बढ़ेगा पार्श्व विभजोतक तक। अब पौधे से जो तना निकलेगा वो निकलेगा अंतर कोशिकीय विभजोतक उत्तक के कारण। इसलिए पौधे में विभाजन होता है कितने तरह से, 3 तरह से। कितने तरह से, पौधे में विभाजन कितने तरह से, 3 तरह से होता है। क्लियर हो गया, इसको दिमाग में रखना। अब बात करेंगे पादप उत्तक के बाद जंतु उत्तक की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, जंतु उत्तक का। अब देखिए जंतु उत्तक जो होता है, जंतुओं के शरीर का निर्माण 4 प्रकार के उत्तकों के द्वारा होता है, जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। सबसे पहला उपकला उत्तक, इसको एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। उसके बाद दूसरा है संयोजी उत्तक, उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसके बाद है पेशी उत्तक, उसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। एक है तंत्रिका उत्तक, इसको नर्वस टिश्यू कहते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य के शरीर एक प्रकार के कोशिका से बना होता है या अनेक प्रकार के कोशिका से, यानी एक से अधिक प्रकार के उत्तक से मनुष्य का शरीर बना होता है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण उत्तकों के नाम इस प्रकार हैं। एक है उपकला, दूसरा है संयोजी, तीसरा है पेशी, चौथा है तंत्रिका उत्तक। इन सभी उत्तकों में सबसे ज्यादा कौन सा उत्तक होता है? अगर आपसे पूछे कि मनुष्य या जंतु के शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? संयोजी उत्तक। कौन उत्तक? तो आपका शरीर कितने प्रकार के उत्तक से बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर से सुनिए, पहला उपकला, पहला, दूसरा संयोजी, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपके शरीर में कितने प्रकार के उत्तक हैं? कितने प्रकार के? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला उपकला, पहला, दूसरा संयोजी, दूसरा,
तीसरा पेशी ऊतक, तीसरा, चौथा तंत्रिका, चौथा। तो टोटल कितना ऊतक? इन चारों ऊतक में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। तो आपके शरीर में कितने प्रकार के ऊतक हैं? कितना, 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 कितना? पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 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 चौथा। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर? अब यहां याद रखिएगा, जिस तरह से हमने पादप ऊतक को कई भागों में बांटा था, उसी तरह से हमारे शरीर में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? सबसे ज्यादा किसका? सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। अब देखिए यहां, उपकला का मतलब क्या होता है? उपकला का मतलब होता है कि यह जो ऊतक होता है, यह शरीर के खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इस प्रकार के ऊतक को कहते हैं उपकला। उप मतलब होता है ऊपर, कला का मतलब होता है मेम्ब्रेन, झिल्ली, इसीलिए उसका नाम पड़ा उपकला। उपकला का मतलब जो आपके त्वचा के ऊपर जो पतली त्वचा है, वह बना होता है एपिथेलियम टिश्यू का। किसका बना होता है? एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है। पता है ना? याद रखना है। अब देखिए यहां, यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिनकी सतह खुला हो। जिनकी सतह क्या हो? खुला हो, चाहे वो कोई भी हो, तथा जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है, जैसे हार्ट, लंग्स। वीडियो फिर रुक गया। हाँ, क्या गरज रहा सब है? रुक कहा रहा है? नया लगवाएगा तो लक्ष्मण वीडियो रुका हुआ है। चल रहा है क्या? चलिए इधर देखिए,
तो अभी हम क्या बता रहे थे कि यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाया जाता है जिनकी सतह क्या होता है, जैसे किडनी, फेफड़ा, है ना, लंग्स, उसका सतह क्या होता है, ऊपरी सतह कैसा होता है, खुला होता है। कैसा होता है, जैसे ये त्वचा है ना, ये त्वचा कैसा है, ओपन है ना, इसके ऊपर तो कुछ अब नहीं है। तो खुला का मतलब जिसके ऊपर अब कुछ हो ना हो। जैसे मान लीजिए आप लंग्स निकाल लिए, तो लंग्स से ऊपर थोड़े कोई चीज होगा, होगा। तो लंग्स का त्वचा क्या होगा, खुला होगा। किडनी का त्वचा कैसा होगा, खुला होगा, है ना। अब देखिए यहां, जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है, जिसे बाहरी पदार्थों द्वारा क्या होगा, जैसे आप देखते हैं कि पूरा शरीर का जो ऊपरी भाग है उसको नुकसान पहुंच सकता है। त्वचा ऊपर है तो सबसे पहले नुकसान तो ऊपर ही पहुंचेगा। अरे भाई एक्सीडेंट होगा तो पहले की होगा, हड्डी टूट जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। पहले स्किन, मोटरसाइकिल मारे धक्का तो पहले ऊपर वाला त्वचा क्या होगा, हिलाएगा, है ना, और उसके बाद हड्डी टूट जाएगा, ये होगा। ठीक है, आप देखिए त्वचा के बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। जैसे आहार नली त्वचा का बाहरी आवरण, श्वसन नली एयर सेक, अंदर जो होता है जहां पे एयर जमा होता है, जितनी ग्रंथियां हैं, जनन ग्रंथियां, जनन ग्रंथियां, अंडवाहिनी, किडनी, नालिका, ये सब जो है कि इसका ऊपरी भाग किसका बना होता है, सब बना होता है उपकला का। किसका बना होता है, उपकला। पतला उस पर स्किन पाया जाता है, पतला क्या पाया जाता है, उपकला। और उपकला जिस पर होगा वो समझिए काफी सॉफ्ट होगा। क्या होगा, सॉफ्ट होगा, चिकना होगा। यानी उपकला का मतलब ही होता है कि जिसका ऊपरी हिस्सा कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। जितने चीजों को आप देखिए, ठीक है, क्या होगा, मुलायम होगा। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि त्वचा का बाहरी भाग या आवरण, श्वसन नली, ठीक है, जितनी ग्रंथियां हैं, इसका ऊपरी भाग जो है वो किसका बना होगा, उपकला टिश्यू का। किसका बना होगा, उपकला टिश्यू का। अब देखिए यहां एक है संयोजी उत्तक। कौन उत्तक, संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी का मतलब ही क्या होता है, संयोजी का मतलब ही होता है जो उत्तक एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से जुड़ा हो, वैसे उत्तक को संयोजी उत्तक कहते हैं। कौन उत्तक कहते हैं, संयोजी उत्तक कहते हैं। जैसे आपके शरीर का कंकाल तंत्र, आपके शरीर का रक्त, ये सभी संयोजी उत्तक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, संयोजी उत्तक का उदाहरण है। फिर से प्रश्न समझेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजी उत्तक का उदाहरण है कौन, तो जवाब देना है संयोजी उत्तक का उदाहरण है हमारा पूरा कंकाल, जो हड्डी जिसको कहते हैं, और हमारे शरीर में जो 5 से 6 लीटर रक्त होता है, वह आप याद रखिएगा संयोजी उत्तक का बना होता है। किसका बना होता है, संयोजी उत्तक का। यानी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई उत्तक पाया जाता है तो उसका नाम है संयोजी उत्तक। कौन उत्तक, तो शरीर में सबसे ज्यादा कौन उत्तक पाया जाता है, संयोजी उत्तक पाया जाता है। संयोजी का मतलब जुड़ा। जैसे आपके शरीर का रक्त अलग अलग है कि जुड़ल है सब, पूरा हिंद महासागर का पानी जुड़ल है कि अलग अलग है, सब का जो अणु है, परमाणु है, वो मिलल है कि जुड़ल है। जैसे एक बाल्टी पानी रखें तो सब पनिया का अणु जुड़ल है कि अलग अलग है, जुड़ल है ना।
आ? अलग कैसे है? तो आपके शरीर में 5 से 6 लीटर जो रक्त है, जैसे यहां हम आपको बिरनी कटा दें या बिच्छा कटा दें, तो विष पूरे शरीर में फैलेगा कि एक लिमिट जगह? सांप काटवा दें तो सांप कटवा दें तो पूरे शरीर का रक्त पॉइजनस होगा कि किसी एक पार्ट का? जहर खिला दें तो जहर खिलाने के बाद या जहर कोई खाता है तो जब जांच होता है तो पूरा शरीर में विष फैला होता है कि कहीं सेपरेट जगह होता है? पूरा शरीर में। इसके मतलब है कि पूरे रक्त में विष फैल गया है। आदमी कब मरता है? जब पूरे विष शरीर में फैल जाता है तब आदमी मरता है। अगर सांप काटा और अगर हम पूरे तरीके से विष को ऊपर ना बढ़ने दे ब्लड के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड के माध्यम से ही सारे शरीर में विष फैलता है। अगर हम ब्लड को ही रोक दें तो हमारे शरीर में विष ज्यादा नहीं फैलेगा। इसलिए सांप काट देता है तो आदमी क्या करता है? कस के बांध देता है। क्यों बांध देता है ऐसा? इसलिए क्योंकि अगर नीचे विष है तो आदमी नहीं मरेगा। आदमी तब मर जाता है जब वो विष पूरे यहाँ फैल जाता है। यहाँ फैल गया, ब्रेन में फैल गया, यहाँ फैल गया, हर जगह विष फैल गया। जब पूरा विष आपके शरीर में ब्लड में फैल गया तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन क्या होगा? ऑक्सीजन का परिवहन बंद हो जाएगा, अब व्यक्ति मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए विष जो फैलता है वो ब्लड के द्वारा फैलता है। तो ब्लड एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है। या कभी कभी सुने होंगे कि इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन रिएक्शन कर गया, मर गया आदमी। तो इंजेक्शन दिया और कुछ देर के बाद पूरा इंजेक्शन ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल गया और पूरे शरीर में फैल गया, रिएक्ट कर गया, मर गया व्यक्ति। तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। अब देखिए यहां, यह उत्तक शरीर के सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभी आपको बताया है। अगर आपसे कोई पूछे कि शरीर में सबसे ज्यादा कौन उत्तक पाया जाता है, इस उत्तक के मैट्रिक्स का मतलब खाली जगह में लसिका तथा तंतु पाए जाते हैं। लसिका क्या होता है पता है आपको? लसिका का मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, जैसे रक्त में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में एक लिम्फ होता है। लिम्फ एक तरल चिपचिपा पदार्थ है जो पोषण और पोषक तत्वों का क्या करता है? परिवहन करता है। क्या करता है? परिवहन करता है। कनेक्टिव टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के? पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। बात समझिएगा, इसके मैट्रिक्स में 2 तरह के तंतु पाए जाते हैं जिसके द्वारा 2 प्रकार के संरचना का निर्माण होता है। अब यहां समझिएगा, आपने नाम सुना होगा कांड्रा का या आपने नाम सुना होगा टेंडन। तो टेंडन पूछे या आपका कांड्रा पूछे, ये कैसा उत्तक है? तो आप याद रखिएगा, ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि आप याद रखिएगा कि टेंडन जो होता है वो हड्डी और मसल्स के जोड़ को कहते हैं। तो जहां जोड़ शब्द है वो संयोजी है। संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं आप लोग? कोर इलेक्ट्रॉन पढ़े हैं ना? तो जो अभिक्रिया में भाग ले उसको क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना? जिससे संयोजकता बनता है, जिससे वैलेंसी भी कहते हैं, है ना? तो तात्पर्य यहां क्या है कि जो एक साथ जुड़ा हो उसे हम संयोजी उत्तक कहते हैं। उसे हम कैसा उत्तक कहते हैं? संयोजी उत्तक कहते हैं। तो आपके शरीर का
खस्सी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मुर्गा खाते हैं। तो मुर्गा वाला या खस्सी में आप देखते होंगे कि लेग पीस के नीचे हड्डी होता है कि ऊपर होता है? और ऊपर क्या होता है? मांस होता है। ऊपर क्या होता है? अब मांस आप देखते होंगे कि रेशेदार होता है। रेशेदार का मतलब होता है कि वो दांत में फंसता है, मीट वाला। या खस्सी जो हड्डी वाला होता है, तो उसको जब खाते होंगे हड्डी, तो आप देखते होंगे कि बड़ा एकदम जो है क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है ना? आप पूरा जोर लगा के खींचना। और जब लास्ट में देखिएगा तो वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ रहेगा, चटचटा पदार्थ रहेगा। ठीक है। अब नहीं देखे हैं गधा के का है? नहीं खाते तो रहिए इधर। है? खाता है? छोड़िए, नहीं खाते हैं तब जो है। तो आप देखते होंगे कि कुछ हड्डियों के साथ मांस बड़ा सख्त जुड़ा होता है, किसी के साथ मांस थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से जुड़ा होता है, लेकिन जुड़ा दोनों तरीके से होता है। और आप देखते होंगे कि जनरली मांस में रेशा होता है, फाइबर, मतलब दांत में वो फंस जाता है। ठीक है। तो आप देखते होंगे कि वो अभी मैंने आपको बताया कि कांड्रा, इसका निर्माण श्वेत तंतु, व्हाइट फाइबर के द्वारा होता है, रेशेदार होता है, जो कोलेजन प्रोटीन से निर्मित होता है। कौन से प्रोटीन से? क्योंकि कोई भी मसल्स जो है, कोई भी मांस जो है, वो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? इसीलिए शरीर में मांस लाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? आप जानते हैं कि अगर हम लोग शरीर में मसल्स बनाना चाहते हैं तो प्रोटीन युक्त भोजन की जरूरत होती है। और मसल्स हमेशा रेशेदार होता है। कैसा होता है? अब यह प्रोटीन एक कठोर संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? तो हड्डी और मांस के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन कठोर होता है या सॉफ्ट होता है? नहीं, टेंडन जो होता है ये कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। और यह कौन से प्रोटीन से बना होता है? कोलेजन प्रोटीन से। किससे? तो आप टेंडन के द्वारा हड्डियां, मांसपेशियां से क्या होती है? फिर से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो टेंडन होता है वो किससे जुड़ा होता है? हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? फिर से सुनेंगे, हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहते हैं? ये सख्त होता है, कठोर होता है, और कौन से प्रोटीन से बना होता है? कोलेजन। किससे? कोलेजन प्रोटीन से। किससे बना होता है? कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। क्लियर? अब आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि हड्डी और मांस के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडन। क्या कहते हैं? क्या? क्या? बिल्कुल। अब लीगामेंट, इसका निर्माण पीला एलो फाइबर से होता है या एलेस्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है? एक कोलेजन प्रोटीन से बना है और एक एलेस्टिन प्रोटीन से। कोलेजन प्रोटीन के कारण ही वो हार्ड होता है ना? क्योंकि मांस और हड्डी जब जुड़ा होता है तो सख्त जुड़ा होता है, और उस सख्त को बनाने के लिए कोलेजन प्रोटीन की भूमिका होती है। और इलेस्टिन प्रोटीन से निर्मित होता है लीगामेंट। लीगामेंट एक प्रत्यस्थ तथा लचीली संरचना होती है। आप याद रखिएगा, इलेस्टिन प्रोटीन के कारण ही दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, और दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती है, इसलिए उसमें क्या होता है? लचीलापन होता है। क्या होता है? लचीलापन। लचीलापन का मतलब, इलास्टिक का मतलब ही होता है लचीलापन। लचीलापन होने का कारण है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इलास्टिन प्रोटीन के कारण
दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं और ये क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है, लचीला। क्योंकि आप देखते होंगे कि जो खिलाड़ी होता है वो अपने खान पान पर बहुत ज्यादा, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखता है। क्यों? क्योंकि उसका शरीर जो होता है खिलाड़ी का, वो बिल्कुल लचीला होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, लिगामेंट में मजबूती होना चाहिए, टेंडन में मजबूती होना चाहिए। क्योंकि खिलाड़ी जो होता है उसका फ्यूचर उसके शरीर से जुड़ा होता है। खिलाड़ी का जो फ्यूचर होता है वो उसके शरीर से जुड़ा होता है। अगर उसका शरीर नहीं साथ देगा, उसके लिगामेंट में इंजरी आ जाएगा, उसके लिगामेंट में किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, तो एक एक खिलाड़ी को 6-6 महीना रेस्ट दे दिया जाता है। और जिस खिलाड़ी को 6 महीना रेस्ट दे दिया जाएगा, उसका समझिए कि बहुत सारा आय क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और उसका अभ्यास भी रुक जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि जनरली जब इंजरी होता है तो कोई दवा काम नहीं करता है। खिलाड़ी को क्या होता है, खिलाड़ी का ऑपरेशन हुआ और खिलाड़ी को आराम दिया जाता है। ये नहीं कि दवा खा करके आप मैदान में चल जाइए, नो, ड्रग्स के मामला में आप चल जाइएगा। क्योंकि आप दवा खा करके आप खेल के मैदान में नहीं जा सकते, चाहे वो किसी तरह का हो। ठीक है, दवा जो है वो आप नहीं ले सकते हैं। और दवा लेकर के आपका शरीर कितना काम करेगा, क्योंकि खेल है, वो देश का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं, वहां पर किसी तरह का समझौता नहीं है। ठीक है, यहां नहीं है कि मान लीजिए दवा खा करके आ गए, समझे ना समझे कोई चलो बात नहीं है। वहां पर थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए प्रॉब्लम होगा तो आप खेल हार जाइएगा। एक कैच छूट गया, ऑस्ट्रेलिया से भारत जीत गया, पता है ना। एक कैच सिर्फ विराट कोहली का विकेट 12 रन पर छूट गया ऑस्ट्रेलिया का। पहले बात समझिए, एक कैच अगर विराट कोहली उस समय मान लीजिए उसका विकेट गिर जाता तो हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया आप पर हावी हो जाता। क्या? तो एक कैच, एक मिस्टेक सिर्फ पूरे खेल का परिदृश्य बदल दिया। एक कैच, अगर वो कैच आ जाता, क्लियर मामला था, 10-20 रन पर 4 विकेट, फिर इतना दबाव में भारत आ जाता कि एक आध विकेट और किसी तरह वो गिराता, कहानी खत्म था। ठीक है क्या? हाँ, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि वहां पर एक एक चीज देखा जाता है खेल में। खेल में एक एक सेकेंड का महत्व है, एक एक सेकेंड में खेल का परिदृश्य बदल जाता है। एक सेकेंड में खेल का पलड़ा इधर से उधर हो जाता है। एक सेकेंड बहुत, एक कई छूटा, कहानी खत्म है। अब कंकाल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। देखिए, हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के कोशिका द्वारा होता है, इसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो कंकाल होता है वो पूरे हड्डियों से बना होता है और उसे क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। स्केलेटल टिश्यू जिसको कंकाल ऊतक कहते हैं के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पेरियोस्टियम कहा जाता है। हड्डी एक छिद्रनुमा स्ट्रक्चर है। आप देखिएगा कि हड्डी में एक छिद्रनुमा, पता नहीं चलेगा आपको, छिद्रनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब छिद्रों के द्वारा रक्तवाहिनी तथा तंत्रिका तंत्र हड्डी के अंदर प्रवेश करता है और जिससे तंत्रिका आवेग तथा रक्त का बहाव होता है। आप जानते हैं कि आपके हड्डी के अंदर ही अस्थि मज्जा बनता है और अस्थि मज्जा के अंदर ही आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनता है। इसलिए हड्डी के अंदर रक्त वाहिनी भी होता है और हड्डी के अंदर तंत्रिका तंत्र भी होता है। अर्थात शरीर में जो पूरा इंफॉर्मेशन हड्डी के अंदर भी पहुंचता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा पहुंचता है। साथ ही साथ ब्लड का प्रवाह
हड्डियों में ब्लड का प्रवाह भी होता है। किसका प्रवाह होता है? ब्लड का। किसका प्रवाह? ब्लड का। क्योंकि हड्डी को जो पोषक तत्व मिलता है वो ब्लड के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी हड्डियां हैं, जितने भी मसल्स हैं, वो सबको पोषक तत्व किसके द्वारा मिलता है? ब्लड के द्वारा। तो ब्लड जाएगा तब ना। अब ब्लड जाएगा ही नहीं। जैसे आपके आंख को भी पोषक तत्व किसके द्वारा मिलता है? रक्त के द्वारा। आपके मस्तिष्क को भी पोषक तत्व किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। आपके मस्तिष्क को भी ऑक्सीजन किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। शरीर के किसी भी भाग को, चाहे वो मसूड़ा हो, चाहे वो दांत हो, चाहे वो कोई भी भाग हो, ये सारा भाग में जितने भी पोषक तत्व पहुंचते हैं उनमें अहम भागीदारी किसका होता है? ब्लड का। आप याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम सारा भोजन को खाते हैं। अब भोजन खाने के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, भोजन वहां पूरी तरह से पचता है और पचने के बाद जो पोषक तत्व छोटी आंत अवशोषित करता है, उस सारे पोषक तत्वों को रक्त शरीर के विभिन्न भागों में बांट देता है। यहां तक कि शरीर में कोई दवा हम खाते हैं तो उस दवा को भी उसी स्थान पर भेजता है जहां से उसका संबंध है। जैसे दर्द कहीं कर रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में बुखार है, पैर कट गया है, दवा कहां लेना है? मुख में लेना है। इंजेक्शन कहां लेना है? घाव के ऊपर नहीं। ऐसा कि घावे पर दे दे, नहीं। घाव है पैर के नीचे, इंजेक्शन पड़ रहा है यहां। भैया घाव है नीचे, तो यहां क्यों इंजेक्शन? घाव पर कहां दे रहे हैं भाई? घावे पर दीजिए, डायरेक्ट एकदम हो जाए काम। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इंजेक्शन यहां पड़ता है, दवा यहां से दवा का प्रभाव कहां पड़ता है? उस घाव को सुखा देता है। कारण क्या है? कारण यह है कि ब्लड के माध्यम से उस दवा वहां तक पहुंच जाता है और आपके घाव को ठीक कर देता है ना। कोई भी शरीर का कहीं भी कुछ हो जाए तो हम वहां पर नहीं देते हैं। भोजन हम मुख में करते हैं, फायदा आंख को होता है। दर्द कान में है, गोली खा रहे हैं मुख में, यही कान दे दें? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज है जो पूरे शरीर में जो चीज पहुंचना चाहिए वो पहुंचा देगा। तो ब्लड का ये काम है। ये समझ में आ गया? अब देखते हैं। हड्डियों का निर्माण एक विशेष प्रकार के प्रोटीन द्वारा होता है जिसे इयोसिन प्रोटीन कहा जाता है। ऐसे हड्डियां का निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक में होता है। इसलिए हड्डियों को कैल्शियम तथा फास्फोरस के जमा होने वाला अंग के रूप में माना जाता है। आपका पूरे शरीर का हड्डी कैसा होता है? उजला कि लाल? उजला। कैसा? तो जब उजला होता है तो आप जानते हैं कि उजलापन का कारण ही होता है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम और सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? इसलिए हड्डियों के विकास के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कैल्शियम। क्या है? जो दूध से प्राप्त होता है, जो अंडा से प्राप्त होता है, यहां से हमको कैल्शियम मिल जाता है। हड्डियों के द्वारा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा प्रदान होता है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा जो हृदय है उसको हड्डी ही बचाता है, फेफड़ा है हड्डी ही बचाता है, मस्तिष्क है हड्डी ही बचाता है। हड्डियों के बीच में एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, नली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हैबर्सियन कैनाल कहा जाता है। तो हड्डी का मेन काम क्या है? हड्डी का मेन काम है कि कुछ महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षा देना और शरीर को खड़ा रखने में, किसी भी जीव के शरीर को स्ट्रक्चर देने में हड्डियों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगर हड्डी नहीं रहता तो हम लोग जजे गिरते हो जाए गिरले रह जाते हैं। जैसे अगर हड्डी तोड़ दें
तो ये हड्डी अगर यहां मार के एक डंटा तोड़ दें तो क्या ही अब क्या हो जाएगा, लड़बड़ा जाएगा, ये ऐसे रहेगा ये। अब कहेंगे ओए उठाओ, नहीं उठ रहा है, उठाओ नहीं, क्यों, टूटल है वो। अगर टूटल है तब नहीं उठ रहा है, और जब नहीं रहेगा तब तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा रबड़ वाला बिछौती, एगो नहीं आता है, गोल हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब अगर हड्डी नहीं रहता तो अनुमान कीजिए कि हम लोग चल पाते हैं। जैसे जिसे गोबर होता है, एगो मान लीजिए हम लोग अब पूजा होता है तो प्रतिमा बनाने के लिए, मूर्ति बनाने के लिए हम लोग लकड़ी का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें नेबारी पुआल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उतना बड़ा बड़ा मूर्ति बनाया जाता है। तो अगर सिर्फ मिट्टी का बनाया जाए तो रहेगा, वो हल्का सा भी अगर थैला पर इधर उधर होगा तो टूट जाएगा, गिर जाएगा, है ना। लेकिन उसको क्या किया जाता है, उसमें सारा लकड़ी पुआल ये सब दिया जाता है ताकि वो मजबूत हो। कैसा हो, मजबूत हो, किसी भी परिस्थिति में वो क्या हो, खराब या टूटे फूटे ना हो। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हड्डियों के बीच मौजूद छिद्र में कुछ विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिसे बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। बोन मैरो कितने प्रकार का, 2, एक होता है पीला और एक होता है लाल, एक होता है पीला और एक होता है लाल। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बोन मैरो कितने तरह का, 2, एक पीला और एक लाल, ये कल पढ़ाएंगे।